Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter, and today we are going to cover chapter 12, that is staff separation. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम स्टाफ सेपरेशन कहाँ से आ गया। इससे पहले तो हमने चैप्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सुन ली थी आपसे कि प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, बट आज इस चैप्टर में कहीं इंटरलिंक करके हमें बताया जा रहा है कि स्टाफ का सेपरेशन हो रहा है। मतलब स्टाफ अलग हो रहे हैं क्या, लड़ रहे हैं इसलिए अलग जा रहे हैं, मतलब रास्ते क्यों बदल लिए स्टाफ ने एक दूसरे से, मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन से क्यों अलग हो रहा है। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने जितना भी आज तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, लोग दूर जाते हैं, तुम अपने ना उसमें मत जाना, ठीक है। हम ना, तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तुम बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन से क्या तुम्हारी फैमिली में कभी कोई अलग हुआ है, बाहर आया है। हाँ मैम, बहुत बार हुआ है, जैसे कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वही जब ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए तो ऑर्गेनाइजेशन से मैम अलग ही हो गए अब तो। हाँ, तो वो एक रीज़न है। तो क्या बस रिटायर होते हैं तभी अलग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, या कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का रहता है। अरे मैम, वो है ना, मेरे भैया ने रिज़ाइन कर दिया था तो एक तो कारण मुझे वो भी समझ में आ रहा है, वो भी होता है, तब भी अलग हो जाते हैं, तब भी ऑर्गेनाइजेशन से फिर कोई कनेक्शन नहीं रहता। और कोई रीज़न तुमको लग रहा है कि और किसी वजह से हो सकते हैं अलग। मैम और किसी वजह से मतलब अगर निकाल देगी तो भी अलग ही होना पड़ेगा, तो कैसे निकाल सकती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे निकाल रही है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अच्छा, दो चीज़ तो तुम्हें क्लियर है, दो चीज़ तो तुम्हें क्लियर है कि रिटायर हो गए, अलग हो गए, या फिर रिटायर हो गया, अलग हो गया, या फिर खुद ही छोड़ दिया। बट और भी क्या तरीके हैं, वो सब भी कुछ ना कुछ लोग के माइंड में आ गया होगा कि हाँ ये भी तरीका है, ये भी होता है ना। एक्सपीरियंस से याद होगा तुम लोग को भी कुछ, हम लोग इतनी जर्नी में कुछ ना कुछ तो लोगों का भी सुनते रहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैम क्या वो भी निकालना होता है, क्या वो भी सेपरेशन होता है, या वो क्या होगा, फिर सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन 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 इतना मत अभी से तुम लोग वो हो जाओ, परेशान हो जाओ। सबसे पहले थोड़ा सा चिल करते हैं। चिल कैसे करेंगे मैम, चिल करने का अपना का तरीका पुराना है। स्टोरी सुनेंगे यार, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गॉसिप लेते हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, और स्टोरी का फ़ायदा आपको पता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दें कि स्टोरी से ना तुमको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि चैप्टर में आखिरकार है क्या, और फिर तुम आराम से मेरे साथ एक एक करके टॉपिक उड़ाते जाते हो। ठीक है, तो देखो ये जो कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे आज, वो है आपकी माइंडसेट लिमिटेड। ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, मैंने माइंडसेट लिमिटेड रख दिया। क्या चल रहा था इनके यहाँ चल ये रहा था कि सुबह सुबह का माहौल था, बढ़िया से एंट्री हम लेते हैं, हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी में हम एंट्री लेते हैं, सुबह सुबह का माहौल है, चिल है, सब ठीक ही लग रहा है। लेकिन ये क्या, हॉल में हर जगह विदाई समारोह लिखा हुआ है। विदाई समारोह समझते हो, जाने जब जाते हो तुम लोग, फेयरवेल होता है, स्कूल से आए हो के फेयरवेल हुआ होगा ना, उसे कहते हैं। फेयरवेल के बैनर लगे हैं, हैप्पी फेयरवेल, ये वो सब कुछ लगा हुआ है। अरे ये क्या चल रहा है कंपनी में, चलो चलो जल्दी अंदर देखते हैं। कंपनी में देख रहे हैं कुछ लोग सैड हैं, अपना लेटर लिए हुए हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय को देखा, वो काफ़ी एजेड भी लग रहे थे और बढ़िया सा गिफ्ट विफ्ट लेके जा रहे थे। अरे इनके साथ क्या हो गया, इनके साथ बेटा हुआ ये जो हमने समझा कि उनका रिटायरमेंट डे था, मतलब वो रिटायर हो रहे थे भाई, उनकी सर्विस जितनी थी वो सर्व कर लिए, अभी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होके जा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर रहे हैं। अच्छा, उधर ही देखा एक और को, बड़ा उदास था, सामान अमान भारी दिल से रख रहा था। तो मैंने पूछा भाई तुम्हें क्या हो गया, उसने बताया यार, मतलब मुझे बताया, बोला कि मुझे ना निकाल दिया है। निकाल दिया है, हाँ मेरा ले ऑफ हो गया है। ले ऑफ क्या हो गया है, चैप्टर में बताऊंगी, अभी बता दूं। मैम बता तो दीजिए, अभी बता दीजिए थोड़ा सा, ये उदास क्यों है, अभी पता चल जाए थोड़ा सा। बेटा कंपनी ने बताया, इसने कंपनी को अभी प्रोडक्शन करना नहीं है उतना, और लोग उतने सफिशिएंट हैं भी, तो अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मना कर दिया। अभी बोला है कि जब काम होगा बुला लेंगे, परेशान ना हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं है ज़रूरत। ओ अच्छा, एक और मैम भी दिखी मुझे वहाँ पे, लेटर ली हुई थी, वो भी काफ़ी उदास थी।
यहाँ पे तुम्हें स्माइल दिख रही है? नहीं मैम स्माइल तो नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से खुश नहीं है बेटा, ये सैड ही है। क्यों सैड थी मैम? इनका क्या रीज़न था बेटा? इनका रीज़न क्या था? इनका रीज़न ये था कि चली गई मैम तो। इनका रीज़न बेटा ये था कि इनको निकाल दिया गया था। अच्छा मैम, इनको भी इन्हीं की तरह थोड़ी देर के लिए निकाला गया था? नहीं बेटा, इनको थोड़ी देर, इनका ना रिट्रेंचमेंट हुआ था मैम। रिट्रेंचमेंट मतलब बेटा इनको ना परमानेंटली निकाल दिया गया था। अच्छा, मतलब कंपनी ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि बुलाएंगे? नहीं नहीं, इनको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, इनको निकाल दिया। क्यों निकाला मैम? क्या रीज़न था? परमानेंट क्यों कर दिया? बताएंगे अभी चैप्टर में, कुछ उसके लिए भी तो रखो ना। अभी आ जाओ। एक मैम थी, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली खुश होकर आ रही थी। मैंने बोला मैम आप भी जा रही हैं? बोली हाँ मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मैम बाकी सब तो मुझे काफ़ी उदास लगे, आपका क्या रीज़न है? इन्होंने बोला कि मैंने खुद ही छोड़ दिया, मुझे कहीं से बहुत अच्छा ऑफर आया था, पे स्केल ज़्यादा है मेरा। ओ मतलब मैम, मतलब मैंने रिज़ाइन किया है, रिजिग्नेशन दिया है मैंने खुद छोड़ा है। ओके, इसीलिए मैम खुश थी क्योंकि वो कहीं और अच्छी जगह जा रही थी। अच्छा ठीक है। फिर एक मुझे सर भी दिखे, वो भी जा रहे थे, वो भी काफ़ी उदास थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा उदास थे। मैंने कहा सर आप तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने कहा क्या सस्पेंड? ओ आपको सस्पेंड कर दिया गया है? हाँ मैम। मैम इनको सस्पेंड कर दिया मतलब इनको भी निकाला है? हाँ बेटा इनको भी निकाला है। हमेशा के लिए? नहीं हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड स्कूल से होते नहीं थे आप लोग कभी? नहीं आप लोग शायद नहीं हो, अच्छे बच्चे हो। अरे सस्पेंड किए जाते थे बच्चे स्कूल से। सस्पेंड में होता है कि 2-3 दिन के लिए पनिशमेंट के लिए सस्पेंड कर दिया, तुम कुछ गलत करते हो तो सस्पेंड करते हैं। अच्छा इन्होंने भी कुछ मैम गलती किया हुआ है फिर तो। हाँ ठीक है। उसके बाद एक मैम दिखी, वो सबसे बाय कर रही थी और काफ़ी गिल्ट फील कर रही थी। मैंने सोचा यार ये भी जा रही हैं क्या? ये बोली कि हाँ मैम मैं भी जा ही रही हूँ। मैंने बोला मैम आपका क्या रीज़न है? उन्होंने बोला मैम मेरा डिसमिसल हो गया है। मतलब ये कि मुझे डिसमिस कर दिया गया है मेरी जॉब से। मतलब मैम आपको भी कुछ गलत किया तो कुछ दिन के लिए? उन्होंने बोला नहीं मैम कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, मेरा कुछ दिन वाला केस नहीं है यहाँ पे। ओके तो मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको हमेशा के लिए निकाल दिया? क्या क्या कैसे कर दिया इतना सब कुछ? ऐसे कैसे डिसाइड कर दिया? बोला मैम ऐसे नहीं डिसाइड होता, इसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा उसके बाद डिसाइड करते, बड़ा डिसीजन है। किसी ने मुझे बताया, इन्होंने नहीं बताया, किसी ने बताया कि मैम बड़ा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं डिसमिस करते हैं। और इनका भी पूरा प्रोसेस करने के बाद ही इनको हटाया गया। मैंने कहा चलो भाई साहब, ये सब लोग, ये जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो भाई देख के एकदम मुझे हैरत हुई कि मतलब क्या चल रहा। लेकिन चलो ठीक है, मैम भी चली गई, सर भी चले गए, और सबका बेटा देखा ना तुमने, सबका अलग अलग क्या था, रीज़न था। मतलब कोई एक रीज़न के लिए नहीं गया। एक मिनट मैं एक चीज़ चेक कर रही हूँ आप ही लोग के लिए। लेट मी डू दिस। ठीक है ठीक है। तो सब लोग का भाई रीज़न अलग अलग था और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। चलो मैम छोड़ दिया, अभी तरीके अलग अलग हैं सबके, लेकिन हाँ एवरी, इसीलिए तो स्टोरी का नाम मैंने दिया एवरी एग्जिट हैज़ अ स्टोरी। तुमने सबका एग्जिट देखा ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन सबके एग्जिट की कहानी अलग तुमको समझ में आई है ना। और ये चैप्टर में बस तुम्हें यही पढ़ना है कि लोग एग्जिट करते हैं तो क्या कारण है। कारण में तुम्हें समझना है रिटायरमेंट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, सस्पेंशन, डिसमिसल, ये क्या होता है और इसकी क्या मीनिंग है। और डिसमिसल जैसे मैम ने बताया था मुझे बाद में कि मैम लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं किसी को डिसमिस करते। तो हम देखेंगे कि वो प्रोसेस क्या होता है। भाई इतना बड़ा फैसला ले लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो क्या रीज़न है, क्या सोच समझ के लिया, वो सब भी हम देखेंगे। क्योंकि कल को तुम्हें भी किसी को सस्पेंड नहीं, तुम्हें लगा कि नहीं भाई इसको निकालो, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो क्या प्रोसेस करोगे, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के, शुरुआत करते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ स्टाफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब बेटा अलग हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय का रिश्ता खत्म हो रहा है। ठीक है, तो स्टाफ सेपरेशन मींस व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन ईदर वॉलेंटरी बाय देयर ओन चॉइस और इनवॉलेंटरी बाय द कंपनी डिसीजन। मतलब जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, लीव करता है, या तो अपनी इच्छा से कर सकता है, भाई रेजिग्नेशन जैसे मैम ने उधर दे दिया, खुद से कहीं कि हमें नहीं करना, या तो इनवॉलेंटरी,
मतलब तुम नहीं चाहते थे लेकिन कंपनी ने ऐसा डिसीजन लिया और उसने तुमको बोला कि गेट आउट, है ना। तो या तो तुम कंपनी की वजह से या तो तुम अपनी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जब भी छोड़ते हो तो वो क्या होता है, तुम्हारा सेपरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन से, एंड दिस इज कॉल्ड स्टाफ सेपरेशन। इट मार्क द एंड ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशनशिप। भाई तुम एम्प्लॉय हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए, तो तुम्हारा क्या ऑर्गेनाइजेशन से अब कोई संबंध रहेगा? नहीं रहेगा। मैम अब किस बात का रिलेशन? तो रिलेशनशिप खत्म हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन से जहां तुम काम कर रहे थे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एक प्रोसेस है जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट को खत्म करते हैं टेम्पररी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे। किसी भी रीजन की वजह से एम्प्लॉयमेंट या रिश्ता खत्म हो रहा है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस रीजन से खत्म हो सकता है मैम? रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, रेजिग्नेशन, सस्पेंशन या डिसमिसल। ठीक है, किसी भी रीजन से तुम्हारा रिश्ता क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ खत्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टाफ सेपरेशन। अब आते हैं मीन्स क्या है। मीन्स मतलब अलग अलग तरीके क्या हैं। तुमने देखा भी कि एवरी एग्जिट हैज अ स्टोरी, तो वही सारे तरीके क्या हैं? मीन्स है कि जिस तरीके से तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारा रिश्ता खत्म होता है उसके कितने तरीके हो सकते हैं। पहला है या तो रिटायरमेंट हो सकता है। रिटायरमेंट से भी क्या होता है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिश्ता खत्म होता है। आप देखते होंगे कि आपके दादाजी या आपके जो बड़े लोग हैं उनका रिटायरमेंट होता है। मैम हमने तो देखा यंग लोग भी रिटायर हो जाते हैं, एज वेज का कोई फैक्टर नहीं रहता। हाँ बेटा वो भी होता है, यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। तो रिटायरमेंट मतलब क्या? एक ऐसी स्टेज व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। जो हमने तुम्हें बता दिया कि रिटायरमेंट की एज पूरी हो गई तुम्हारी, ठीक है। जो तुमको जब रिटायर करना था तुमने उतने साल तक सर्व कर दिया, जब तुम्हारी सर्विस की एज कंप्लीट हो गई उसके बाद तुम रिटायर करोगे परमानेंटली, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग। मतलब या तो तुमने क्या किया, जो तुम्हारी रिटायरमेंट एज थी कितने साल के बाद, 60 साल के बाद रिटायर होना है आपको, आप हो गए, या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है सर्विस का कि 25 साल इतना ही आप सर्व करेंगे उसके बाद आप रिटायर होंगे, उसके बाद आप क्या हो गए, रिटायर हो गए। तो रिटायरमेंट मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली छोड़ता है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंटली छोड़ता है आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट और ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सर्विस, या फिर जब तक आपको सर्व करना था उस दौरान तक आपने सर्व कर दिया एंड नाउ यू आर रिटायर। सो आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय यूजुअली रिसीव बेनिफिट। आपको पता है जब रिटायरमेंट होता है तो बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एज अ रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग सर्विस। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने पूछना आप जाके घर में, कभी नहीं पूछा है। जो भी रिटायर हुआ है आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब से, मान लो, आप उससे पूछना कि रिटायरमेंट में क्या क्या मिला, वो बताएगा। वो आपको बताएगा कि हमें बोनस मिला, हमें प्रोविडेंट फंड जो कटा था हमारा वो हमें मिला, हमको ग्रेचुटी मिली है, बताएंगे वो लोग। तो ये सब मिलता है, प्राइवेट वाले भी देते हैं, सब मिलता है। कब मिलता है? जब आप रिटायर होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड था तुम्हारा सर्विस का उसको खत्म कर लिया, सर्व कर लिया, तुमने एज अटेन कर ली जो रिटायरमेंट की सेट थी कंपनी के अकॉर्डिंग, उसके बाद तुमने जब छोड़ी ऑर्गेनाइजेशन, भाई छोड़नी पड़ी परमानेंटली, तो वो रिटायरमेंट हो गया। ठीक है मैम, कितने तरीके के हो सकते हैं? देखो एक तो नॉर्मल मतलब साधारण, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफिशियल रिटायरमेंट एज फिक्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि 60 साल बाद रिटायर होना है, हर जगह होता है, जैसे टीचिंग में है 60 साल बाद, गवर्नमेंट स्कूल्स में रिटायर होना है आपको, 65 साल जो भी है यही है स्लैब में, तो आप रिटायर हो गए फिर, है ना। हर उसकी पोस्ट की रिटायरमेंट डेट फिक्स रहती है कि इतने साल बाद रिटायरमेंट होना कंफर्म है, ठीक है, इतनी एज के बाद आप रिटायर हो गए या इतनी सर्विस के ईयर के बाद रिटायर हो गए, तो फिर वो हो गया नॉर्मल रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा रिटायरमेंट होता है जहां पे एम्प्लॉय चूज करता है कि वो रिटायर होना चाहता है पहले ही, बिफोर द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट। मान लो 60 साल तक तुम काम कर सकते थे, 60 साल के पूरे होने के बाद तुम्हें रिटायर होना है, ठीक है, वो एज है कंपनी ने सेट किया, लेकिन तुमने कहा कि नहीं मुझे पहले ही रिटायर होना है, आई वॉन्ट टू रिटायर, कि मैं पहले ही रिटायर हो जाऊं, ठीक है, मुझे अभी ही रिटायरमेंट चाहिए, अपनी इच्छा से तुम चाहते हो, ठीक है, और तुमने ऑर्गेनाइजेशन से भी बातचीत करी, ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। इट यूजुअली डन थ्रू वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, VRS स्कीम। बेटा क्या होता है, कंपनी VRS स्कीम लॉन्च करती है जब उसको लगता है कि
हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, दोज हु वांट टू रिटायर ऑल्सो, तो हम उन्हें हटा दें, ठीक है, वो चले जाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, क्योंकि हमें एक्सेस स्टाफ की ज़रूरत नहीं, हमें कॉस्ट अपनी करनी है कम। तो लालच देते हैं, कुछ लोगों को लालच देते हैं कि आप लोग पहले ही रिटायरमेंट ले लीजिए, ठीक है, और अगर आप पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल अमाउंट देंगे, ठीक है, और लोग लालच में आके पहले ही रिटायरमेंट ले भी लेते हैं। तो वो होती है आपकी वीआरएस स्कीम, जो कंपनीज या गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि उनको लगता है भाई एक्सेस स्टाफ है, हमें इसको कम करना है। तो वो करती क्या है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाल देती है कि जो भी अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहता है वो रिटायर हो जाए, और अगर वो रिटायर होता है तो हम उसको एडिशनल इतना अमाउंट और ये सारे बेनिफिट्स के साथ देंगे। कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन फोर्स करती है एम्प्लॉयज को कि आप रिटायर होइए पहले ही, यूजुअली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट और रीऑर्गेनाइजेशन। पुअर कंडक्ट मतलब अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, अच्छे टाइम पे नहीं आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं, काम को शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, फोर्स करेगी कि आप पहले ही रिटायरमेंट लीजिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले ही रिटायरमेंट लीजिए, आपके परफॉर्मेंस ख़राब है, आप अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले ही रिटायरमेंट ले लीजिए। तो वो होता है कंपलसरी, मतलब फोर्स कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें यहाँ पे। तो ये क्या है, रिटायरमेंट, मतलब एक तरीका जिससे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। खुद से ले सकते हो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट एज के पहले, नॉर्मल रिटायरमेंट, भाई जब रिटायरमेंट की एज हो जाएगी तब तो हो ही जाओगे रिटायर, या फिर कंपलसरी तुमको ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन करेगी कि तुम रिटायरमेंट लो, क्योंकि तुम सही से काम वाम नहीं कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट तरीका जो बेटा है वो है सेपरेशन का ले ऑफ। ले ऑफ एक ऐसी घटना जहां पे बेटा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को मजबूर हो जाती है निकालने के लिए, ठीक है। ले ऑफ मीन्स टेम्पररी, ये याद रखना, टेम्पररी रिमूवल है। रिटायरमेंट क्या था, परमानेंट, हमेशा के लिए निकाले। ये क्या है, टेम्पररी रिमूवल है एम्प्लॉयज का उनकी जॉब से बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल। मतलब किस वजह से मैम निकाल रही है, बेटा एम्प्लॉयर नहीं चाहता, लेकिन एम्प्लॉयर मजबूर हो गया है, इस वजह से वो तुमको निकाल रहा है। क्या कारण हो सकता है, भाई काम नहीं है, वो तुमको खाली बैठा के क्या करेगा, काम ही नहीं है। मान लो जैसे कि क्या होता है बेटा, जो सीजनल वाले काम होते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े बनाने हैं तो एक सीजन के दौरान बनते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो ले ऑफ करती हैं, क्योंकि भाई जब सीजन नहीं है तो हमें इतने वर्कर की क्या ज़रूरत, तो वो क्या कहती है, टेम्परेरी वर्कर को हटा देती हैं, उसके बाद जब ज़रूरत होती है, सीजन वापस आता, फिर बुला लेती हैं, तो वो क्या होता है, ले ऑफ होता है। तो ले ऑफ में भी एम्प्लॉय क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहा है। तो ले ऑफ मतलब टेम्परेरी रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम देयर जॉब बाय द एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेम्परेरी रिमूव कर देता है जॉब से, किस रीजन की वजह से, बेटा उस रीजन की वजह से जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं होता। काम नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या करे, रॉ मटेरियल नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या करे, फेलियर हो गया पावर का, पावर नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कहेगी आप चली जाइए, जब आएगी तब हम आपको बुलाएंगे। मशीनरी टूट गई है, कहेगी आप लोग अभी जाइए, जब मशीनरी सही हो जाएगी हम आपको बुला लेंगे। तो टेम्पररी संप्रेषण हो रहा है, परमानेंट नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय टेम्परेली जा रहे हैं, परमानेंट नहीं रिमूव किए जाते। टेम्परेरी सस्पेंशन है, जब चीज़ें बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी तो हम उनको बुला लेंगे। तो यहाँ पे भी रिलेशन टूटता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपका रिट्रेंचमेंट। मैम रिट्रेंचमेंट, हाँ तुम भूल गए होगे, मुझे पता है, स्टोरी में याद करो। एक मैम थी जिनसे मैंने पूछा था, मैम आपको भी निकाल, आप भी जा रही हैं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैम आपका भी टेम्परेरी वो आप बुला लेंगे, उन्होंने बोला नहीं मैम हमको नहीं बुलाएंगे, हमारा परमानेंट, हम पहले परमानेंट निकाले गए हैं। तो ये क्या होता है, रिट्रेंचमेंट, मतलब परमानेंट टर्मिनेशन हो जाता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की सर्विस का परमानेंट टेम्परेशन कर देता है एम्प्लॉयर। क्यों मैम, ड्यू टू इकोनॉमिक एंड बिजनेस रीजन, भाई बिजनेस रीजन की वजह से ही उसको परमानेंट वो टर्मिनेट कर रहा है। क्या बिजनेस रीजन मैम, बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस हो गया, झटका लग गया भाई, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई, एम्प्लॉय को क्यों रखेगी। तुम देखते होगे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे आता है कि इतने लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है, इतने लोगों को कंपनी ने रिट्रेंच,
मिंट किया है। क्यों? वो क्या होता है, मतलब जब आप एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करते हो बिजनेस रीजन के वजह से, या तो तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से स्ट्रक्चर कर रहे हो, और वो जो तुम कर रहे हो, मान लो तुम नई टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हो, अब तुम्हें उन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस टेक्नोलॉजी के साथ, वो मशीन कर देगी। तो मैं उनको परमानेंटली क्या कर रही हूँ, टर्मिनेट कर रही हूँ, क्योंकि अब उनकी स्किल का काम मेरे काम नहीं आने वाला। या तुम मॉडर्नाइज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हो, सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है कि भाई वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं और इतना काम तो है नहीं, तो भी हमने कहा कि जब इतना काम होगा ही नहीं तो इनको हटाओ यहाँ से, इतने हम क्यों रखेंगे, तो भी हम उनको टर्मिनेट करेंगे परमानेंटली। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय फॉल्ट, एम्प्लॉय ने कुछ गलत नहीं किया बेटा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की ही दिक्कत है कि वो चाहती है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करे, या ऑर्गेनाइजेशन को वो चाह रही है कि जो भी उसको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन पे नुकसान हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन नीचे जा रही है, हमें उसको ऊपर उठाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ ही काटने पड़ेंगे, तो हम उनको वो करेंगे। काटना इन द सेंस ये नहीं कि तुम उनका चाकू से कत्ल कर दो, नहीं, मतलब कि तुम उनको जॉब से टर्मिनेट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। रिट्रेंचमेंट क्या है? यस मैम। रीऑर्गेनाइजेशन बेटा एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ब्रांचेस हैं तुम्हारी, 5 ब्रांच थी, तुम 2 बंद कर रहे हो, अब तुम्हें वहाँ पे 2 लोग की जरूरत नहीं है, तुमने ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया, अब हम सिर्फ 3 ब्रांच चलाएंगे, 3 में ही काम करवाएंगे, 2 को हटा रहे, तो 2 वाले जब तुम बंद कर रहे हो तो फिर वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको तुम्हें परमानेंटली हटाना ही पड़ेगा कि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो मैम ले ऑफ और रीट्रेंचमेंट में बट डिफरेंस बता दीजिए। बेटा ले ऑफ जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, ले ऑफ में टेम्परेरी है, मशीन टूट गई, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, जब दिक्कत सही हो जाएगी तुमको हम बुला लेंगे। लेकिन रीट्रेंचमेंट परमानेंट है, फाइनेंशियल झटका लग गया मुझे, मेरे को समझ में आ गया कि मैं 2 ब्रांच बंद कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है वो रीऑर्गेनाइज हो गया मेरा स्ट्रक्चर, मशीन टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके लिए मुझे अब वो काम लोगों से करवाने की जरूरत नहीं, मेरी मशीन करके देगी, तो मैं परमानेंटली उनको हटा रही हूँ। तो ये क्या होता है बेटा, परमानेंट होता है। एम्प्लॉय को बुलाया जा सकता है, एम्प्लॉय को नहीं बुलाया जाएगा, यूजुअली ड्यू टू टेम्प्रेरी रीजन। टेम्प्रेरी रीजन की वजह से ये होता है, तुमने देखा था पावर फेल हो गई, शॉर्टेज हो गया मटेरियल का, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन रीजन की वजह से होता है कि बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये सब। रिलेशनशिप यहाँ पे चलेगा क्योंकि रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ, टेम्प्रेरी बेसिस पर स्टॉप हुआ है, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो जाता है क्योंकि हमने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, परमानेंट उसको हटा दिया है, ठीक है। एक और तरीका आएगा वो है रिजिग्नेशन और क्विट। लोग बोलते हैं मैंने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन मतलब कि मुझे कहीं और ऑफर आ गया, या भाई मेरी कोई और दिक्कत भी हो सकती है, ये मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं इस वजह से मैं जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, मेरे लिए जॉब नहीं बनी है तो मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, ड्यू टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीज़न आप मना कर देते हो, आप जॉब छोड़ देते हो, तो दिस इज रेजिग्नेशन। मीन्स व्हेन एन एम्प्लॉय वॉलेंटरी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग अ फॉर्मल नोटिस टू द एम्प्लॉय। बेटा पहले से ही नोटिस दे देता है एम्प्लॉयर को देगा ना नोटिस, जैसे मैं हूँ जॉब कर रही हूँ, मुझे पता मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, अब मैं कहाँ काम कर पाऊँगी यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको लेटर दिया, बाकायदा फॉर्मल वे में मैंने लेटर लिख के दिया, नोटिस पीरियड वगैरह भी होता तुमने सुना होगा, वो सर्व करना हो तो वो तो अलग बात है। तो इनको मैंने भेज दिया कि मैं रिज़ाइन करना चाह रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू ड्यू टू दिस रीज़न। तो वो हो गया वॉलंटरी लीव, मतलब मैंने अपनी इच्छा से बोला, किसी ने मुझे बोला नहीं है, मेरा ले ऑफ नहीं हुआ, मेरा रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ, मैंने खुद छोड़ा है, ठीक है। इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट जहाँ पे एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि वो जॉब छोड़ना चाहता है अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न की वजह से। मैम सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन मतलब तुमने देखा होगा स्कूल में लोग सस्पेंड किए जाते थे कुछ गलत काम, जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था, तुम्हारे स्कूल में मुझे नहीं पता, आई थिंक होता होगा, हमारे स्कूल में क्या होता था कि जो बच्चे थे वो करते ये थे कि जब दिवाली आने वाली होती थी या दिवाली से आने से पहले, तो वो लोग ना वॉशरूम में जाके पटाखे धराते थे और आग लगाए आते थे और वो ना वहाँ पे फूटता था। तो क्या हुआ कि टीचर मतलब काफ़ी परेशान हो गए थे ये एक्ट देख के कि मतलब ये लोग वॉशरूम जाते हैं और पटाखे लगा के चले आते हैं, मोस्टली लड़के यही सब कर रहे होते थे और बॉयज़ वाले वॉशरूम में करते थे।
तो उनको पता होता था, दोस्तों को भगा देते थे और फिर वो लंच के टाइम में मतलब पटाखे चटाई उटाई सब जलने लग जाती थी। तो भाई सब प्रिंसिपल वगैरह सब मतलब एकदम परेशान हो गए थे। तो इन लोगों को जब पकड़ा गया है ना, पकड़ा कैसे गया कि किसी ने देखा होगा कैमरे वैमरे से, तो उसके बाद इन लोगों को मतलब पहले तो जो असेंबली थी वहाँ पे बुला के लोगों के लिए क्लैपिंग व्लैपिंग करवाई गई कि यही नमूने हैं हमारे स्कूल के जो नाम रोशन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके की बेइज्जती वाली क्लैपिंग थी, डंकी क्लैपिंग। और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उनको बोला गया कि 4-5 दिन आप लोग स्कूल नहीं आएंगे, जो भी टाइम था 4-5 दिन नहीं आना है उनको स्कूल। तो वो टेम्पररी हटा दिए गए थे, निकाल दिए गए थे स्कूल से, परमानेंटली नहीं निकाले गए थे, टेम्पररी निकाल दिए गए थे क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। वैसे ही जैसे एम्प्लॉय के साथ होता है ना, वैसे ही एम्प्लॉय के साथ होता है कि अगर एम्प्लॉय कुछ गलत काम कर देते हैं या अपना काम नहीं सही से करते हैं तो उनको टेम्पररी मना कर दिया जाता है कि आप मत आइए काम पे, आप काम पे मत आइए। तो सस्पेंशन मीन्स टेम्पररी स्टॉपिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वर्क एंड ड्यूटीज बाय द एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेम्पररी स्टॉप करता है कि आप काम पे मत आइए, वो होता है सस्पेंशन। क्यों करेगा मैम? वो तब करता है बेसिकली बेटा, यूजुअली वो तब करता है एम्प्लॉय जब उसको ये लगता है कि जो एम्प्लॉय है उसने मिसकंडक्ट किया है। ठीक है, यूजुअली व्हेन द एम्प्लॉय इज सस्पेक्टेड ऑफ मिसकंडक्ट व्हेन अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, मतलब कुछ तुमने गलत किया है और तुम्हारे ऊपर ये जो इंक्वायरी है वो चल रही है, तो हम आपसे कहेंगे आप मत आइएगा काम पे जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि आप वाकई में आपने ये किया है, या फिर मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो आई हैव जस्ट सस्पेंडेड कि आप बताइएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय को रिमूव परमानेंटली नहीं किया जाता है, लेकिन काम से मना कर दिया जाता है आने से कि आप मत आइए। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है तब तक आपको आने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, समझ में आ जाए कि आपने गलत नहीं किया है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में चोरी नहीं करवाई है, देन हम आपको बुला लेंगे। कोई भी रीज़न होता है बेटा, चोरी का है, गलत काम किया है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात यहाँ से वहाँ पहुँचाई है, लीक करी कॉम्पिटिटर के पास, मुझे किसी पे शक गया तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, मैंने कहा आप मत आइए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई मुझे डर लग रहा है ना कि ये बंदा आएगा अभी भी ये इसको हम छूट देंगे तो ये कितनी बातें यहाँ से वहाँ करेगा, तो हमने उसको मना कर दिया, तुम अभी मत आना, यू आर सस्पेंडेड फॉर द टाइम जब तक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है, आप मत आइएगा। तो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, डिसमिसल क्या है? डिसमिसल बेसिकली परमानेंट टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के थ्रू, मतलब यहाँ पे ये नहीं कि तुम्हें हम डिसमिस कर रहे हैं तो परमानेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये परमानेंट होगा। वहां पे सस्पेंशन में टेम्पररी है, जब तक कार्रवाई चल रही है वो तब तक तुमको नहीं आना। डिसमिसल का बेटा जब रिजल्ट, ये एक तरीके का रिजल्ट है, इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, समझ में आ गया तुम गिल्टी हो, तुमने गलत किया है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे? डिसमिस कर देंगे। डिसमिसल मीन्स परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर एज अ पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट, पुअर परफॉर्मेंस और रूल वायलेशन। तुमने कुछ गलत काम किया, तुम गलत परफॉर्म किए, या तुम वॉयलेट किया तुमने कोई कंपनी का रूल जो तुम्हें नहीं वॉयलेट करना था, तो तुमको हमने क्या किया? परमानेंटली हटा दिया। परमानेंटली एम्प्लॉयर ने क्या किया? तुम्हें टर्मिनेट कर दिया, वो होता है डिसमिसल। In simple term, it's when an employee is removed from the service because of fault and behavior. ये employer की गलती नहीं है, ये employee की गलती की वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मिसबिहेव किया, तुमने कोई कॉन्फिडेंशियल बात कॉम्पिटिटर को पहुंचाई जो नहीं पहुंचानी थी, तुमने ऐसा कुछ किया जो कंपनी की पॉलिसी रूल के बिल्कुल खिलाफ है, तो तुमको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तुम्हारे उस काम को, और अगर समझ में आ गया, इन्वेस्टिगेशन प्रूफ हो गया कि तुम गिल्टी फाउंड हो, देन हम तुमको क्या करेंगे? हम तुमको डिसमिस करेंगे, मतलब हम तुम्हें परमानेंटली जॉब से निकाल फेंकेंगे। ठीक है, सस्पेंड तब तक करते हैं जब तक तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन डिसमिसल करते हैं एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिपोर्ट फाइनल है, फुल है कि तुमने गलत किया, तो तुम डिसमिस हो। ठीक है, अब मैम इसका ही हमें आप बताने वाली थी कि किस आधार पे हम डिसमिसल करते हैं। बेटा ये बहुत बड़ा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पे आरोप लगाया, उसको हमने निकाला वो आरोप के साथ, भाई उसका करियर खत्म हो सकता है ना, हो सकता है तुमको कोई आगे काम ना दे, क्योंकि रेफरेंस कॉलिंग होती है, तुमने पढ़ा था। तो जब कंपनी से पूछा जाएगा ये एम्प्लॉय कैसा है, कैसा किया इसने काम,
तो हम बताएंगे ये यहाँ से चोरी वोरी करके गया है, ये तो बड़ा बेकार है, तो उसका तो पूरा करियर खत्म है ना। तो किसी भी एम्प्लॉय को परमानेंटली हटाने से पहले, टर्मिनेट करने से पहले आपको कोई आधार तो यूज करना पड़ेगा ना कि क्यों उसको तुम कर रहे हो डिसमिस, उसका डिसमिसल क्यों हो रहा है। तो कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी करके हम देखो बेचारा कैसे बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया कंपनी उठा के, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इट मीन्स द रीजन और कॉज फॉर विच एम्प्लॉय कैन बी लीगली एंड परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द सर्विस। ग्राउंड्स बेसिकली बेटा क्या रीजन है, किस वजह से हमने एम्प्लॉय को क्या किया है, परमानेंटली और लीगली सर्विस से हटाया है। तो मीन्स क्या होंगे मैम, कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से हम निकाल सकते हैं। बेटा पहला है इनकैपेबिलिटी और इनएफिशिएंसी। अगर हमें लग रहा है कि एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है सही से और वो जॉब को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इवन हमने उसको बहुत बार चांस दिए कि आप कोशिश करिए, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसको मैंने ट्रेनिंग दी, उसको मैंने कोशिश करवाई, मैंने उसके साथ बैठ गई, फिर भी भाई वो अच्छा नहीं कर रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो हम उसको हटाएंगे, हम उसको परमानेंटली टर्मिनेट करेंगे इस आधार पे कि भाई ही इज इनएफिशिएंट, नहीं कर पाए रहेंगे। दूसरा डेलिब्रेट स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को तुम देखते हो वो इंटेंशनली अपना काम क्या कर देते हैं, जिनकी एक पेस होती थी काम करने की, एक शिद्दत होती थी या काम को समय पे करने का पर्पस होता है, वो सब जानबूझ के ढीले पड़ जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें नहीं आ रहा, हम नहीं करना चाहते। वो जानबूझ वाला जब होता है ना, अभी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें टर्मिनेट कर सकती है परमानेंटली, कि मतलब आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे काम करके या काम को ना करके, तो भी हटाएगी। दूसरा नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कभी कभी अटेंशन ही नहीं देते हैं, लैक ऑफ अटेंशन। भाई ठीक है, मान लो कोई तुम्हारा ऐसा काम है जिसमें तुमको ध्यान देना है, नहीं दोगे तो कंपनी का बहुत भारी नुकसान हो सकता है, तुम क्या कर रहे हो, यू डोंट केयर, मेरा पैसा थोड़ी ना जा रहा है, जा कंपनी का, कंपनी देखिए, मैं क्यों देखूं, अरे तुम्हें रखा उस लिए गया था, नहीं मुझे नहीं देखना है, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी तुमको हटाएगी, टर्मिनेट ही करेगी। इनसबऑर्डिनेशन और डिसओबीडियंस। कोई लॉ है, तुमने मना कर दिया मैं नहीं फॉलो करूँगा, कोई सुपीरियर ने ऑर्डर दिया, तुमने कहा मैं नहीं फॉलो करूँगा, तुम अथॉरिटी को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम्हारा आरती तो उतारेगी नहीं कंपनी, तुमको परमानेंटली डिसमिस करेगी, हटाएगी, कहेगी भाई जाइए आप यहाँ से, इस तरीके के एम्प्लॉयज़ को हम नहीं रखना चाहते हैं जिनका ये एटीट्यूड है। इर्रेगुलर अटेंडेंस और एब्सेंस विदाउट परमिशन। बिना किसी से पूछे तुम लंबे समय तक ड्यूटी में नहीं आते हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे पूछने की ज़रूरत है नहीं, तुमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम बढ़िया आराम से मौज काट रहे हो, जीवन में जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्लब कर रहे हो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन का काम तुम्हारे वजह से रुका पड़ा होगा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी मौज मस्ती में हो। एम्प्लॉयर क्या करेगा, तुम्हें टर्मिनेट कर देगा, परमानेंटली हटाएगा तुमको। ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्यों रखेगी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी तुम्हारा डिसमिसल हो सकता है। मिसकंडक्ट और डिसऑनेस्ट। दूसरा, तुमने कोई ऐसा बिहेवियर किया है जो बहुत ही खतरनाक है, गलत है, सीरियस है, लाइक तुमने चोरी करी है, तुमने धोखा दिया है क्लाइंट को, तुमने करप्शन किया है बैठे बैठे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड्स को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुमको कंपनी निकाल के बाहर फेंक देगी कि भाई तुम यहाँ पे रह के चोरी चकारी कर रहे हो, क्लाइंट से पैसा ले रहे हो फाइल आगे बढ़ाने का, तो ये तो गलत है ना, ये तो इलीगल काम तुम कर रहे हो, तुम्हें परमानेंटली हटाएगी, पा गई तुमको ये सब करते हुए। तो मॉरल मिसकंडक्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई एम्प्लॉय जो इमोरल एक्ट कर रहा है, लाइक वॉयलेंस, हिंसा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, एंटी नेशनल, नेशन के खिलाफ चीज़ें कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, लाइक मर्डर वगैरह कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तो उसको भी कंपनी क्या कर देगी, परमानेंटली हटा देगी, टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे कारण हैं कि कब मैम परमानेंट कंपनी हमको टर्मिनेट कर देती है, कब हमारा डिसमिसल होता है बेटा। तो देख लो, ये सब तुम किसी कंपनी में गए और तुम करते हुए नजर आए तो तुमको सस्पेंड नहीं, तुमको परमानेंट वो उड़ा देगी, डेट इज डिसमिसल। सो इन कैपेसिटी और इनएफिशिएंसी, जो आपको नहीं कर पा रहे वो भाई सिखा सिखा के तुम्हें थक गई है कि कर लो भाई कर लो भाई कर लो, तुम
पता नहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हटाएगी तुम्हें परमानेंटली। डेलिब्रेट स्लो इट डाउन, जानबूझ के तुम काम धीरे धीरे कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करा रहे हो। केयरलेसनेस कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। डिसओबीडियंस है तुम्हारा, मतलब इज्जत नहीं कर रहे हो अपनी अथॉरिटी की। कुछ तुमको बताया जा रहा है, तुम ऐठन में हो, हम नहीं फॉलो करेंगे तो भाई तुमको निकाल के फेंकेगी बाहर वो। इरेगुलर अटेंडेंस है, आ नहीं रहे हो समय पे, पूछ भी नहीं रहे हो, लंबे लंबे समय तक गायब हो। मिसकंडक्ट और डिसऑनेस्ट, गलत काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में ब्राइबरी कर रहे हो, करप्शन तुम फैला रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड कोई उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो हटाएगी तुमको। मिसकंडक्ट या क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, एंटी वायलेंस, नॉट एंटी वायलेंस सॉरी, वायलेंस कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, एंटी नेशन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, तो भाई कंपनी तुमको हटाएगी, निकाल के फेंकेगी बाहर। ठीक है मैम, समझ में आ गया कि कब कब वो हमको निकाल सकती है। अब मैम ये बताइए कि जैसे हमें लगा ऑर्गेनाइजेशन को कि किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, या फिर मैम जो भी ग्राउंड बताया आपने, नेग्लिजेंस किया है, केयरलेसनेस की है, तो मैम क्या वो ऐसे ही भगा देगी कि कुछ मतलब आधार होगा, कुछ ऐसे कैसे करेगी? मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है मैम जो बता रही हैं आप। हाँ बेटा, डिसीजन बड़ा है इसलिए प्रोसेस करती है। ठीक है, क्या करेगी वो अब देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर डिसमिसल। डिसमिसल इज अ सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन। बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हो तुम किसी के खिलाफ, उसका करियर भी खत्म हो सकता है, तुम्हें पता है, तो इसको बहुत ही फेयर तरीके से करो, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू करो। ये इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस हो भाई, ऐसा ना हो कि तुमने किसी के साथ जानबूझ के गलत कर दिया, कंपनी ने जानबूझ के आरोप लगा दिया कि ये केयरलेस है, जबकि वो केयरलेस नहीं था। कंपनी ने जानबूझ के आरोप लगा दिया कि इन्होंने ब्राइबरी की, बल्कि उसने नहीं करी। भाई बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हो उसके खिलाफ, करियर खत्म हो सकता है उसका। तो बहुत ही फेयर होना चाहिए, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करोगे जिससे किसी के साथ गलत ना हो। ठीक है, ये इंश्योर करना कि एम्प्लॉय को भाई टाइम दिया जाए, एक चांस दिया जाए कि अपनी सफाई दे ले, बता ले कि भाई ऐसा क्यों किया है, नहीं किया, क्या रीज़न है, बता लो। ठीक है, जिससे हम तुमको, अगर नहीं तुम्हारी गलती है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ओके, तो क्या स्टेप बाय स्टेप मैम करेंगे? पहला बेटा, इश्यू ऑफ चार्ज शीट। सबसे पहले चार्ज शीट इशू करी जाती है। चार्ज शीट मतलब ये बेटा एक रिटर्न नोटिस होती है, एक रिटर्न नोटिस होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, ये बताते हुए कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, ये चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए, ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं। लाइक आपके ऊपर आरोप है कि आपने मिसकंडक्ट किया है, आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आप डिसऑनेस्ट हो। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय को चार्ज शीट इशू करते हैं। अब एम्प्लॉय है, बैठा है अपने घर में, उसके पास मान लो चार्ज शीट है, वो देखा अरे मेरे ऊपर क्या लगा है, आरोप लगा है कि मैंने कंपनी की इंफॉर्मेशन को कॉम्पिटिटर के पास लीक किया है, मैंने मिसकंडक्ट किया है, ओके, मैंने ये ऑफेंस किया है, वॉयलेट किया है कंपनी का रूल, मेरे ऊपर ये आरोप लगा है। अब लग गया आरोप तुम पे, फिर क्या करेंगे? कंपनी तुमसे कहेगी आपको ये हमने चार्ज शीट दी है, आप इसके रिगार्डिंग हमें रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, रिटर्न में आप एक्सप्लेन करिए कि आपने किया है नहीं किया है, अपनी साइड बताइए हमको। सो एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप रिटर्न रिप्लाई दीजिए, मतलब मैंने भी रिटर्न में ही दिया ना आपको चार्जशीट कि आप पे ये आरोप लगे हैं, तो आप भी रिटर्न में मुझे दीजिए कि आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, समय दिया है लिख के दीजिए। इफ एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्टरी, अगर जैसे उसने बोला ये तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा है, मैंने कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को नहीं लीक किया है, मेरे किसी और ने मेरे लैपटॉप से लॉगिन किया होगा, उसने किया है, ये मैंने नहीं किया है। आपने भाई एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक। उसके बाद क्या होता है? इंक्वायरी शुरू होती है। क्या होती है? इंक्वायरी। नो फर्दर एक्शन इज टेकन इफ नॉट द इंक्वायरी बिगिन। अगर तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्टरी है तो कोई एक्शन नहीं लिए जाएंगे। भाई तुमने बोला नहीं और लग रहा हाँ यार ये बात तो सही है कि लॉगिन एक्सेस कोई और करा होगा, मे बी इसके ऊपर ये आरोप नहीं सही है, जो भी तुम्हारा रीजन लगा कंपनी को वैलिड है तो वो एक्शन नहीं लेगी। और अगर उसको लगा नहीं ये क्या बता रहा है, ये लॉगिन किसी और ने किया होगा, ऐसे कैसे कोई लॉगिन कर लेगा, तुम नहीं देख रहे थे, तो हमने क्या किया? हमने कहा हम इंक्वायरी बैठाएंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे इस बात पे, हम देखेंगे, जांच पड़ताल करवाएंगे कि क्या ये सही कह रहा है या क्या ये गलत कह रहा है, ठीक। तो हमने इंक्वायरी करवा दी। उसके बाद क्या है? इशू ऑफ नोटिस ऑफ इंक्वायरी। अब मैंने क्या किया? मैंने बताया इफ द रिप्लाई नॉन सेटिस्फैक्टरी
एम्प्लॉयर इशू अ नोटिस ऑफ इंक्वायरी। अब मैंने एम्प्लॉय को नोटिस दे दी कि भाई इंक्वायरी होगी, ये समय है, ये डेट है, ये जगह है, यहाँ चले आना, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। अब मैम नोटिस चली गई, फिर नोटिस जब चली गई कि कंपनी के इस सेमिनार रूम में इस बजे इस जगह होगी, तो चली गई। अब क्या होगी, इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी बैठती है, एक फेयर इंक्वायरी होती है जो कि एक न्यूट्रल ऑफिसर करता है, मतलब कंपनी का कोई ऑफिसर नहीं होगा, बाहर का कोई ऑफिसर आएगा जो न्यूट्रल, ना कंपनी ना एम्प्लॉय को जानता ना कंपनी के फेवर में, ठीक, वो इंक्वायरी करेगा। एम्प्लॉय इज अलाउड टू डिफेंड हिमसेल्फ, एम्प्लॉय से पूछेगा जी सर बताइए आप क्या कह रहे हैं इस विषय में, तो एम्प्लॉय बताए, भाई बताए, अपने आप को डिफेंड करे, ठीक है, सबूत दे, विटनेसेस लाए, जो कर सकता है वो करे अपने आप को बचाने के लिए। ऑल फैक्ट आर रिकॉर्डेड केयरफुली ड्यूरिंग द इंक्वायरी के समय सारे फैक्ट, जैसे उसने बोला सर मेरा लॉगिन एक्सेस जो है किसी और ने किया होगा, मैंने नहीं किया है, किसी और ने लॉगिन करके डेटा लीक किया है, और मैं तो उस समय था भी नहीं सर, मैं तो था भी नहीं जब ये लीक हुई है इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं था उस समय। तो सब कुछ नोट करेगा इंक्वायरी ऑफिसर, सब नोट करेगा कि आप उसको क्या क्या बता रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइंडिंग एंड रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। एक बार ऑफिसर सारी बातें सुन लेता है, कंपनी की तरफ से भी, एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से। फिर ऑफिसर क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन से चार्जेस प्रूफ हुए हैं, कौन से ग्राउंड के बेसिस पे कंक्लूजन वो दे रहा है, और रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे देता है कि भाई फाइनल डिसीजन ले लो। जिसे इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी वगैरह करी, इसने कहा मैं वहाँ नहीं था, इसने कहा किसी और ने लॉगिन किया होगा, तो फिर कंपनी मतलब इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, देखेगा ये समय पे तो ये वहाँ बैठे हुए थे और लॉगिन एक्सेस इन्हीं के पास था, कैमरे में साफ दिख रहा है लॉगिन इन्होंने ही किया है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है। तो फिर ये आरोप क्या हुआ, इसको समझ में आ गया कि चार्जेस प्रूफ हो गए, इस बेसिस पे प्रूफ हुए, ये रिपोर्ट दे देगी मैनेजमेंट को कि ये लो भैया ये है फाइनल डिसीजन ले लो अपना, ये रिपोर्ट ये सब पता चल रहा है इसमें इसने किया है। फिर मैनेजमेंट कहेगा ठीक है अब मैं डिसीजन लूंगा। इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि क्या मुझे उसको डिसमिस करना है, सस्पेंड देना है या सिर्फ वार्निंग देनी है। भाई उसने बहुत बड़ा घपला किया है, मैं उसको डिसमिस करूंगी, नॉर्मल है तो हो सकता है सस्पेंड कर दूं मैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद बुला लूँ, वार्निंग दे सकती हूँ। पनिशमेंट फेयर होनी चाहिए और जो ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि नेग्लिजेंस है, मान लो उसने नहीं देखा, कंपनी को नुकसान हुआ, तो भाई उसमें मैं उसको टर्मिनेट नहीं करूंगी, उसमें मैं उसको सस्पेंड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन किसी के साथ इसने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, किसी एम्प्लॉय को इसने मारा है, तो फिर मैं इसके अगेंस्ट अच्छा एक्शन लूंगी, मतलब मारा है उसको, बहुत चोट पहुंचा दी है, तो फिर तो इसको टर्मिनेट करने का ही सही डिसीजन होगा मेरा। तो जो भी पनिशमेंट दो वो एक्शन वो ऑफेंस के हिसाब से फेयर और प्रपोर्शनेट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ऑफेंस छोटा था तुमने सजा बड़ी सुना दी, या ऑफेंस बड़ा था तो तुम सजा छोटी सुना रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। एक बार तुमने अपना फैसला ले लिया है, उसके बाद फाइनली तुम ये जो रिटन डिसमिसल है कि एम्प्लॉय हटाया जा रहा है, उस ऑर्डर को एम्प्लॉय को दे दो, उसको कह दो कि तुम्हें हमने निकाल दिया और अपने पास भी उसका सबूत रखो, ठीक है। ये क्लियरली स्टेट करता है कि किस वजह से। इस डॉक्यूमेंट में मैम क्या होगा, इस ऑर्डर में क्या होगा बेटा, इसमें क्लियरली रहेगा कि क्या रीज़न है और किस डेट से उसको हटाया जा रहा है परमानेंटली, ये सब कुछ मेंशन रहता है, ठीक है। ओके मैम, तो मैम क्या डिफरेंस था सस्पेंशन और डिसमिसल में? अरे आपको समझ में आया होगा ना बेटा, सस्पेंशन मतलब कि कुछ समय के लिए कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी हटा रहे हैं, डिसमिसल मतलब परमानेंट तुम्हें हम हटाएंगे। एम्प्लॉय स्टिल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहता है, सस्पेंड किया गया पार्ट है, बाद में आ जाएगा। जैसे मेरे स्कूल के बच्चे, स्कूल से नाम थोड़ी ना दिए गए थे, बुलाए गए, बाद में आए थे खुश होके। एम्प्लॉय लॉसेज जॉब कंप्लीटली, यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब ही खो देता है अपनी। डन ड्यूरिंग इंक्वायरी, जब इंक्वायरी होती है तब हम सस्पेंड कर देते हैं, जब हमको लगता है ठीक है आ जाओ। डन आफ्टर इंक्वायरी, एक बार इंक्वायरी प्रूव हो गई कि तुमने गलत किया तो तुमको हम डिसमिस करेंगे। एम्प्लॉय गेट पार्शियल सैलरी, यहाँ पे सैलरी रुकती है क्या? नहीं, यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलती है लेकिन पूरी नहीं आती। और यहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, भाई हटा दिया आपका उनका सैलरी, कौन सा बेनिफिट हम तुम्हें देंगे? अब कुछ नहीं, अब आप जाइए, ठीक है बेटा। तो समझ में आया
बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था कि एवरी एग्जिस्ट हैज़ अ स्टोरी। और तुम्हें समझ में आया होगा कि जब लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, तो वजहें बहुत होती हैं। चाहे वो रिटायरमेंट ले रहे हो, चाहे वो ले ऑफ हो रहा हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट हो रहा हो, चाहे वो डिसमिसल हो रहा हो, चाहे वो आपका सस्पेंशन हो रहा हो, चाहे आप खुद ही रिज़ाइन कर रहे हो, तरीके हैं। और आप ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो। ठीक है, ओके मैम, समझिए मैम, एग्जिट हो रहा है। हाँ, लेकिन अब मैम आप हमें क्या बताने जा रहे हैं कि एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? अरे मैम, इंटरव्यू तो तब होता है ना जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आता है सेलेक्ट होने के लिए। तो आपने बताया था उधर इंटरव्यू होता है, फिर हम एम्प्लॉय से इंटरव्यू लेके इसको सेलेक्ट करना है नहीं लेना डिसाइड करते हैं। ये एग्जिट इंटरव्यू क्या है? मतलब वो जाएगा तब भी आप बैठा के उसको इंटरव्यू में लेने लग जाओगी? हाँ बेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाता है तो भी हम इंटरव्यू उसका लेते हैं जानने के लिए कि इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या था, फीडबैक क्या है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से मान लो रिज़ाइन कर रहा है, पूछेंगे उसको कि सर बताइए, मैम बताइए आप क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं, क्या रीज़न है? बताएंगे हमको मैम फैमिली रीज़न है, या यहाँ हमें प्रमोशन नहीं मिला, या हमें यहाँ कमी लगी, तो इसलिए हम इंटरव्यू ले लेते हैं। या फिर कोई रिटायर हो रहा है उससे इंटरव्यू ले लेंगे, सर आपको बताइए आपने इतने साल यहाँ काम किया, क्या फीडबैक है, कंपनी के लिए वैल्यूबल होता है इसलिए वो लेती है एग्जिट इंटरव्यू। सो बेसिकली क्या है बेटा, मीटिंग है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। कौन एम्प्लॉय मैम? वो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एग्जिट इंटरव्यू उस पर्सन के साथ, उस एम्प्लॉय के साथ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर रहा है, मतलब लीव कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कि एग्जिट इंटरव्यू मीन्स मीटिंग। मीटिंग मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर बैठेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठेगा, क्या होगी? मीटिंग होगी। मीटिंग होगी इन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय कौन मैम? एम्प्लॉय वो बेटा जो एग्जिट कर रहा है, यानी कि जो एंट्री कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एग्जिट कर रहा है एम्प्लॉय, उनके और इनके बीच में मीटिंग होगी। ईदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, मैम क्यों एग्जिट कर रहा है, या तो बेटा रिजाइन कर रहा है, या तो रिटायरमेंट हुआ है, या तुमने बहुत सारे रीजन पढ़े उस वजह से। द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड व्हाई एम्प्लॉय इज लीविंग, क्यों लीव कर रहा है। जैसे कुछ में तो तुमने हटाया यार, तुम्हें पता है क्यों लीव कर रहा है, लेकिन जैसे कोई विलिंगली लीव कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो तुम जानना चाहोगे ना कि ये क्यों लीव कर रहा है, क्या फीडबैक है इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या ये सीखना, क्या क्या इसने सीखा। और इससे हम ये सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हम इससे ये सीखेंगे कि हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, लर्न हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय। जैसे इसने कुछ बताया कि आपके यहाँ का सिस्टम ये सही नहीं लगा मुझे, कि आप लोग हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं देते हैं, एक स्ट्रिक्ट जॉब पे रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि बदवा मजदूर बन गए हैं यहाँ पे। तो भाई अब मेरे लिए बड़ा फीडबैक ऐसा लगा कि हाँ यार सही कह रहा है, इसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए, वरना तो इसके तरह इसको देखे देखे और भी एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे जिनका यही एक मन में बन गया है। तो हम फीडबैक वगैरह ले लेते हैं इसलिए। ठीक है मैम, क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है। एग्जिट इंटरव्यू बहुत यूजफुल होता है एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन। भाई एम्प्लॉय को अपना मौका मिलता है कि वो अपनी भड़ास निकाल ले, वो भी बोल ले भाई जाने से पहले कि हाँ देखो तुम्हारा ये हमको नहीं समझ में आया, तुम्हारे हमको ये अच्छा लगा, ठीक है तुम भी अपना मन हल्का कर लो। और कंपनी को भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ रहा है, उसको यहाँ कैसा लगा, क्या इसके फीडबैक से हमें कुछ सुधार लाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वो समझ में आ जाता है। तो पहला है हेल्प इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये एक वैल्यूबल फीडबैक देता है मैनेजमेंट के बारे में, वर्किंग स्टाइल के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, जो हेल्प करता है हमें फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब जब एम्प्लॉय जाएगा तो हम उससे पूछेंगे सर आपको कैसा लगा, वो बताएंगे कि मैम आपके यहाँ का मैनेजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, जब भी मुझे किसी सीनियर की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ पे कोई नहीं आता था, मैं परेशान हो जाता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और मैं यहाँ पे काम छोड़ रहा हूँ। ओके सर, तो मुझे फीडबैक मिल गया भाई मेरे यहाँ की स्टाइल मैनेजमेंट की एब्सेंस है, मैनेजमेंट स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए ये छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है, इसके साथ वाले भी छोड़ के निकलने लग जाएंगे। काम करो, मैनेजमेंट स्टाइल चेंज करो, मैनेजमेंट स्टाइल चेंज करो, थोड़ा सा सुपरविजन बढ़ाओ, कहाँ पे सीनियर गायब रहते हैं। ठीक है, हमें मिल गया कि हम कैसे परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं।
दूसरा, फाइंड आउट रीजन फॉर एम्प्लॉय एग्जिट। हमें ये भी तो जानना है भाई एम्प्लॉय छोड़ क्यों रहा है, हमें चुल मची आ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, ये क्या रीजन हो गया इसका। तो मैं पूछूंगी मैम आप क्यों छोड़ रही हैं, मैम मेरी शादी इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, मैम मुझे क्या कहते हैं बाहर जाना है, ट्रांसफर हो रहा मेरी फैमिली का, मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, मैम मेरा कुछ मेडिकल रीजन है मैं इसलिए छोड़ रही हूँ। तो ठीक है, हम रीज़न जानना चाहेंगे भाई क्यों छोड़ रहा है, क्या रीज़न है, क्या सैलरी नहीं सही मिल रही है, ग्रोथ का कुछ सीन है, क्या रीज़न है। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इंप्रूव हो पाती है जब हमें पता चलता है डिससेटिस्फेक्शन है अगर एम्प्लॉय को इसलिए छोड़ रहे हैं, तो हमें रीज़न पता चल गया कि हाँ ये वजह है डिससेटिस्फेक्शन की, कि मैनेजमेंट का स्टाइल स्ट्रिक्ट है, टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम क्या करेंगे, चेंजेस ला सकते हैं बेटा, ताकि फ्यूचर में वो और रिजिग्नेशन ना हो। हम अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे, पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट लाएंगे जिससे फ्यूचर में एम्प्लॉयज और इनके तरह ना छोड़ के हमें जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस फ्यूचर एट्रिशन, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, फ्यूचर में एम्प्लॉय ना छोड़ के जाए, ये रिड्यूस होता है क्योंकि जब कंपनी प्रॉब्लम को फिक्स करती है जो उसको एग्जिट इंटरव्यू में मिली, तो फिर बाद में तो फ्यूअर एम्प्लॉय जाएंगे, क्योंकि हमें पता चला मैनेजमेंट स्टाइल स्ट्रिक्ट है, मैनेजर एब्सेंट रहते, तो हम उस चीज़ को सुधार लिए। तो अब बाकी को जिनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही थी, जो प्लान आउट कर रहे थे छोड़ने का, वो नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है, रिलीव एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन, जाने से पहले एम्प्लॉय को मौका मिला कि वो खुल के अपनी बात रखे, और भाई खुल के रखता है वहाँ पे, उसको पता है वो तुम्हारे यहाँ काम वाम, तुम्हारा अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, हम तुमसे डरे कि अरे हम अपनी बात बोले तुम हमको निकाला, अरे तुम क्या निकालो, तो हमने तुमको छोड़ ही दिया है। तो हम फ्रीली बता पाते हैं, हम फ्री होके बता पाते हैं एज ए थर्ड पर्सन कि आप में ये कमियां हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये पर्सनल रीज़न तो अलग बात है, ताकि मिल जाए एम्प्लॉयर को एक पूरा अच्छा फीडबैक कि क्या है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्लेन शेयर कर देता है या कोई पॉजिटिव नोट है, जरूरी नहीं बेटा नेगेटिव नोट हो, पॉजिटिव नोट लीव करना चाहता है, सर मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट था, सपोर्टिव लोग थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आई, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ हो रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं छोड़ता इसको। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस होती है एग्जिट इंटरव्यू की, कि एम्प्लॉय जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीव कर सकता है, निकाल सकता है, फ्रस्ट्रेशन राहत मिल सकती है उसको एग्जिट इंटरव्यू में अपनी बात रख के। तो क्या क्या है इसके, हेल्प इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हमें फीडबैक मिल जाएगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कैसा परफॉर्मेंस है, फिर हमें रीज़न मिल जाएगा कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ रहा है, उसके फीडबैक से हम अपनी पॉलिसी इंप्रूव कर पाएंगे, फ्यूचर में एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा क्योंकि हम चेंजेस ले आए होंगे, और एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो उसको उससे राहत मिल जाएगी, भाई वो भी अपनी भड़ास निकाल लेगा कि उसको जो भी कहना था वो कह के जा रहा है। ठीक है, तो कोई इसके मन में मलाल नहीं रहेगा कि मैं कहना चाहता था बहुत लेकिन मैं कह नहीं पाया, जैसे तुम्हारे साथ होता है, तुम कहना चाहते हो बहुत लेकिन कह नहीं पाते हो, तो एम्प्लॉय के मन में भी वही चीज़ रहती है। ठीक है बेटा, सो ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ईजी, बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि अपने आप से लिख के आ सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसमें क्या रीज़न है। ठीक है, और आई होप आप समझ पाए हैं। हमने क्या क्या समझा, हमने आपका सबसे पहले समझा कि मीन्स क्या है, मतलब हमने समझा कि क्या क्या तरीके हैं, एम्प्लॉय सेपरेशन क्या होता है, एम्प्लॉय सेपरेशन के तरीके क्या हैं, मीन्स क्या है, किस किस तरीके से हो सकता है। फिर हमने डिसमिसल का अच्छे से समझा, डिसमिसल का हमने समझा कि कारण क्या है, कब हम किसी को डिसमिस करेंगे, परमानेंटली टर्मिनेट करेंगे, और प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे टर्मिनेट करते के समय। ऐसे तो किसी को नहीं तुम परमानेंटली टर्मिनेट कर दोगे, बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हो उसके खिलाफ, तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इंक्वायरी वगैरह कराएंगे वो। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है, और एग्जिट इंटरव्यू के साथ साथ आपने सीखा कि एग्जिट इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, सो आपको कोई भी कंसर्न हो इसके अपार्ट तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी फीडबैक रहे, आपका कोई सजेशन रहे, प्लीज़ उसको कमेंट डाउन किया करो। ठीक है, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।